गुड इवनिंग दोस्तों। और सब अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं सब। हाँ, टॉपिक बताइए। टॉपिक कल कौन सा हुआ है? कल टॉपिक जो हुआ कल, मैदान हो गए आपके, द्वीप हो गए, गंगा हो गई, और जो भी हैं ज़्यादातर टॉपिक आपके जो हो ही चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? वो होगा पठार। भारत के पठार, भारत के जो पठार हैं, क्वेश्चन दिए थे। हाँ, क्वेश्चन जो दिए थे उन्हें एक बार देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कौन सा पहला? हाँ जी, क्वेश्चन, व्यापो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है? व्यापो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है? तो वह है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। हिमालय का अगला क्वेश्चन कौन सा है? हिमालय का पर्वतपदी मैदान कौन सा है? हिमालय का पर्वतपदी मैदान कौन सा है? तो वह है आपका शिवालिक हिमालय। क्योंकि इस तरीका से इसे महान हिमालय मान लीजिए, इसे लघु हिमालय मान लीजिए, और इसे शिवालिक हिमालय। तो ये क्या है? ये इनके पैरों, मतलब बिल्कुल भाला एरिया है, और पैरों में, मतलब पर्वतपदी क्षेत्र बोलते हैं इसे, पर्वतपदी मैदान बोलते हैं। तो वो है शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन कौन सा है? गंगा नदी मैदानी भाग में किस जगह से प्रवेश करती है? तो वो हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगला, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है? पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच है? तो वह सिंध और सतलज नदियों के बीच। सिंध और सतलज नदियों के बीच जहाँ नदी बनती है तो वह प्रयाग या संगम बनाती है। प्रयाग या संगम बनाती है। तो एक विष्णु प्रयाग मैंने आपके लिए बताया था कल कि विष्णु प्रयाग कौन सी दो नदियां हैं जो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं? तो वो है आपकी धौली गंगा और अलकनंदा। तो धौली गंगा और अलकनंदा। आज जब देखिएगा भारत के पठार, भारत के पठार, पठार किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे पठार किसे कहते हैं? आप बताइए। हाँ, नाम क्या है आपका? हाँ, तो बताइए, बताओ। हाँ भैया, आप बताइए। पर्वत, वो पठार किसे कहते हैं? वे ऊंचे स्थान, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग समतल हो। वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग कैसा हो? समतल हो, चोटी ना हो। चोटी ना हो तो क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। चोटी मतलब इस तरीका से पठार, और ये पर्वत। वे ऊंचे स्थान, वे स्थान जिनका ऊपरी भाग समतल हो, चोटी ना हो, क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। और चोटी होती है वो क्या होते हैं? वो पर्वत होते हैं। इनसे लाभ क्या है? पठारों से लाभ क्या है? जो पठार हैं इनसे लाभ ये है कि इनमें खनिज पाए जाते हैं। ये खनिजों के क्या है? भंडार है।
खनिजों के क्या है, भंडार है। अब देखो पठारों के प्रकार। पठारों के प्रकार, इसमें नंबर 1 देखिएगा, विवर्तनिकी पठार। विवर्तनिकी पठार, इसे प्लेट विवर्तनिकी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्लेटों के टकराव से ही, मतलब प्लेटों के टकराव से ही जो लावा ऊपर निकलता है, प्लेटों के टकराव से जो लावा ऊपर निकलता है, मतलब खिसकाव से, वही क्या होता है, मतलब विवर्तनिकी के कारण। ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, इनकी एक बार हेडिंग लिख लीजिएगा। प्लेटों की गति धीमी होती है, प्लेटों की गति धीमी होती है, प्लेटों की गति धीमी होती है तो पठार का निर्माण होता है। प्लेटों की गति कैसी होगी, धीमी, तो किसका निर्माण होगा, पठार का निर्माण होगा। और अगर तेज होगी तो क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा। अगर धीमी होगी तो किसका, पठार का निर्माण होगा, और तेज होगी तो पर्वत का निर्माण होगा। ऐसे पठार लिखिएगा, एक ऐसा पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है, उसे क्या कहेंगे, एक ऐसा पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है, उसे क्या कहेंगे, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे इसमें लिखो, जैसे दक्कन का पठार, जैसे दक्कन का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। मतलब प्लेट जो विवर्तनिकी पठार वो होते हैं जो प्लेटों के विवर्तनिकी के कारण, प्लेटों की विवर्तनिकी के कारण, प्लेटों की खिसकाव के कारण, अगर प्लेट अगर तेजी से खिसकेगी तो वहां पर पर्वतों का निर्माण होगा। प्लेट अगर धीमे रूप से खिसकेगी तो वहां पठारों का निर्माण होगा। पठार कैसे होते हैं, उनकी जो ऊपरी छत होती है, ऊपरी जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, समतल होता है। पर्वत क्या होता है, पर्वतों का पीक होती है, चोटियां होती हैं, इस तरीका से होते हैं पर्वत। और पठार जो होते हैं वो इस तरीका से होते हैं। कॉपी करो इसे। हो गया, कॉपी हो गया। अब अगला पठार लिखो, ज्वालामुखी पठार।
कौन सा? ज्वालामुखी पठार। शांति से पढ़ते रहो। समझ रहे हो मेरी बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब तक इसको तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, ये कभी आपके माइंड में फीड ही नहीं होगा। रटने से कुछ नहीं होने वाला, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें जब तक तुम क्या ये समझ रहे हो हम कॉपी में लिखते चले जाएंगे और चीज़ें हमारे लिए याद हो जाएंगी, इन्हें यहाँ माइंड में उतारने की कोशिश करो। कॉपी में नहीं, माइंड में उतारने की कोशिश करो। हाँ, क्या है विमलेश है, क्या है? समझ रही है चीजों को? नहीं समझ रही? हाँ चलो, ज्वालामुखी पठार। ये पठार कैसे होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। अभी मैं इसे मैप पे बताऊंगा पूरा, ठीक है ना? लावा के धरातल पर जमने का, पर लावा की धरातल पर जमने पर इनका निर्माण होता है। इसमें चट्टान कौन सी पाई जाती है? इसमें चट्टान मैंने बताया तो ये था एक बार, जैसे इसमें चट्टान पाई जाती है, वो बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। मान लीजिए जैसे ये प्लेट है और ये ज्वालामुखी यहाँ से निकल के गया और यहाँ जाके लावा जम गया, और ये जो क्षेत्र इस तरीका से बन गया, तो ये क्या हो गया? ये ज्वालामुखी पठार हो गया। इसकी स्थिति इस तरीका से। यहाँ कौन सी चट्टान पाई जाती है? बैसाल्ट चट्टान पाई जाती है। बैसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। आया समझ में? नहीं आया? बैसाल्ट चट्टानों के क्षरण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें जो पठार आते हैं वो तो एक दक्कन का पठार आता है, दक्कन का पठार। मतलब दक्कन का पठार। दूसरा आता है तुम्हारा बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार। अब इसे मैप पे एक बार समझ लीजिए, जब मैं साथ के साथ इसे समझाता चलूंगा। कॉपी कर लो इसे पहले।
अगले जो पठार होते हैं वो कौन से होते हैं? वो विच्छेदित पठार होते हैं। कौन से होते हैं? विच्छेदित पठार होते हैं। कौन से? विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार होते हैं। और जो विच्छेदित पठार होते हैं वो होते कैसे पठार हैं? अवशिष्ट पर्वतों की तरह होते हैं। वो अवशिष्ट पर्वतों की तरह होते हैं, मतलब अपर्दन के कारण बनते हैं। अवशिष्ट पर्वत की तरह। और अपर्दन के कारण इनका निर्माण होता है। निर्माण होता है। मान लीजिए कि कोई पर्वत है, कोई पर्वत है और अपर्दन के कारण इसका ऊपरला भाग पूरी तरह से ऐसा होता चला गया और एक दिन ऐसा हुआ कि क्षेत्र पूरी तरह से ऊपर क्या हो गया? समतल हो गया। तो कौन सा पर्वत बनेगा? विच्छेदित पर्वत। ये पठारों के प्रकार होते हैं। कॉपी करते रहो। हो गया? अब हम इसे मैथ समझते हैं। अब समझिए, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये है अरावली पर्वत। ये कौन सा है? अरावली पर्वत। ये है विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। साथ के साथ उतारते चलो इसे, साथ के साथ अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत, और ये जो हो गया कैमूर पर्वत। कैमूर पहाड़। एक सेकेंड, कैमूर पर्वत, कैमूर पहाड़ी। और यहाँ एक पठार हो गया, यहाँ एक पठार हो गया जिसे बोलते हैं हम मेवाड़ का पठार। किसका पठार? मेवाड़ का पठार।
मेवाड़ का पठार। यहाँ हो गया आपका, ये हो गया मालवा का पठार। मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार। और अगला ये जो ये है, ये वाला एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा हो गया? बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया बघेलखंड का पठार। ये कौन सा हो गया? बघेलखंड का पठार, मेवाड़ का पठार, उसके बाद मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद बघेलखंड का पठार। ये जो चारों क्षेत्र हैं, इसके पूरे क्षेत्र को, यहाँ ये वाले क्षेत्र को केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से। केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब है कि ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से ये जो एरिया है ये यहाँ उठा हुआ एरिया है। इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये जो चारों तरफ का क्षेत्र है, इससे पूरा बीच का जो एरिया है पूरी तरह से क्या है? ऊपर उठा हुआ है। अब आते हैं यहाँ दक्कन ट्रैप का एरिया है। ये आपके उच्च भूमि वाला एरिया हो गया। अब ये जो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पश्चिमी घाट, और ये इधर शुरू हो जाता है आपका पूर्वी घाट, और ये एक पर्वत है जिसे नीलगिरि पर्वत बोलते हैं। ये दोनों को मिलाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। और यहां से शुरू होता है आपका इसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप इस एरिया को, और इसके नीचे जो एरिया है केटी मतलब कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार साथ साथ लिख के चलना, क्योंकि थोड़ा मैप छोटा है तो साथ के साथ बनाते चलोगे ना, समझ में आता जाएगा। उसके बाद यहाँ एक एरिया शुरू होता है, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं आंध्रा।
आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये आंध्रा का पठार है। यहाँ एक पठार है, इसे बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। उसके बाद ऊपर एक पठार है, इसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। साथ साथ उतारते चलो जो भी है। दंडकारण्य का पठार। एक पठार और है यहाँ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, इसे बोलते हैं लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार ये भारत के मुख्य पठार है, ज़्यादातर इनसे ही क्वेश्चन आता है। यही मुख्य पठार हैं और तो ज़्यादा नहीं है। अब इंटरनेशनल लेवल पर कुछ पठार हैं। ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत है। और यहाँ एक श्रृंखला है पर्वत की, उसे बोलते हैं कुनलुन पर्वत। और यही ये जो बीच में जो पठार है हिमालय पर्वत और उनके बीच में, इसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्वेश्चन आएगा, तिब्बत का पठार किनके बीच में स्थित है? तो वो है आपका कुनलुन पर्वत, कुनलुन और हिमालय पर्वत के बीच में। कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में यहाँ एक श्रृंखला है। यहाँ जैसे यहाँ भी है, इसे इस तरीका से देख लेते हैं। इसे बोलते हैं हिंदकुश। हिंदकुश पर्वत, इस पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं? हिंदकुश पर्वत। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ है, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, इसे बोलते हैं ताइसान, ताइसान का पर्वत। ताइसान का पर्वत। यहाँ एक पठार है, और यहाँ भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय।
इसे बोलते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार ये इंटरनेशनल पे दो पठार ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार। पहले इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप बना लीजिए। और साथ के साथ बनाते चलो। और अब डालो इसी पठार के लिए, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार लोकेटेड बाई, मतलब ये इसकी स्थिति कौन कौन से उसमें है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। आगे लिखो, अरावली और मालवा के बीच स्थित है। ये अरावली की पर्वत श्रेणी है, ये मालवा पठार है। ये मालवा पठार है और ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली और मालवा पठार के बीच स्थित है। मालवा पठार के बीच में है। अगला पॉइंट लिखो, बनास नदी का क्षेत्र है। मेवाड़ पठार कहाँ का, किसका क्षेत्र है? बनास नदी का। बनास नदी का क्षेत्र है। यही पॉइंट आता है इसमें से। मेवाड़ पठार कौन कौन से राज्य में है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश है। मेवाड़ पठार किस किस के बीच में स्थित है, तो अरावली और मालवा पठार के बीच में स्थित है। ये किस नदी का क्षेत्र है, तो बनास नदी का क्षेत्र है। अगला डालो, आगे लिखो मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसमें लिखो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? एमपी में है। ये कहां पर है? एमपी में है। ये इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? बैसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। बैसाल्ट चट्टान पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल नदी के क्षेत्र में स्थित है। चंबल नदी के क्षेत्र में। चंबल नदी कौन सा अपर्दन करती है? गलीय अपर्दन। कौन सा अपर्दन करती है? गलीय अपर्दन करती है। और गलीय अपर्दन के कारण इसका क्या पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे बीहड़ क्या पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं। ये मिट्टी के कटाव के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है।
यहीं पर ज़्यादातर पहले डाकू पाए जाते थे, डाकू फाकू वगैरह। आगे लिखो, अगला पट्टा लिखिएगा। आज पठार खत्म करवा देंगे। अगला पठार लिखो, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। एमपी प्लस यूपी, एमपी प्लस यूपी में स्थित है। इस पठार में ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। और ग्रेनाइट जो चट्टान पाई जाती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ये छोटा नागपुर पठार है, ये छोटा नागपुर पठार है, दंडनाड़ है। हाँ, इसे बनाते रहो। इसके उत्तर में, बुंदेलखंड के उत्तर में कौन सी नदी है? उत्तर में यमुना नदी बहती है। कौन सी है? यमुना नदी है। किसके? इसके उत्तर में, इसके पूर्वी क्षेत्र में। इसे ये कॉपी कर लिया, ऐसे रफ कर लें, सॉरी रफ कर लें इसे। इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है। पूर्व में कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र में। बघेलखंड का पठार है। इसके पूर्व में कौन सा? इसके पश्चिम में मालवा का पठार है। पश्चिम में कौन सा है? मालवा का पठार। साथ के साथ कॉपी करते चलो भाई। आगे लिखो, अगला रफ कर दें। अगला लिखो, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। देखो ये कहाँ पे है? यूपी और एमपी में। यूपी और एमपी में है। देखो यह पठार, यह पठार महानदी सोन नदी, महानदी और सोन नदी, यह पठार महानदी और सोन नदी को अलग करता है। यह पठार महानदी और सोन नदी को क्या करता है? अलग करता है।
बघेलखंड पठार, आर्य बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के पूरब में स्थित है। बुंदेलखंड के पूरब में स्थित है। कॉपी करो। अगला पठार लिखो। एक पठार और है, मैंने इसमें दर्शाया नहीं। यहाँ ये जो है शिलांग का पठार। यहाँ 3 पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। यहाँ 3 पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और यहीं पर एक पठार है जिसका नाम है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार। यहाँ क्या है, ये पहाड़ियां तीनों मिलकर ये एक कीपाकार आकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कीपाकार आकृति, कीपानुमा आकृति। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान मानसून इस कीपाकार आकृति में फंस जाता है। तो विश्व की यहाँ पर इसी कारण यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। अगला पठार लिखो, साथ के साथ उतारते चलो। ये हाथों पर मेहंदी नहीं रख खिलाए, इतने धीरे लिख रहे हो, थोड़ा तेज लिखिए। सो तो नहीं गए कहीं? छोटा नागपुर का पठार। दुल्हन की तरह हाथ मत चलाइए। देखा है दुल्हन के हाथ कैसे चलते? धीरे धीरे धीरे, ऐसे हाथ मत चलाओ, तेज चलाओ। छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का पूर्वी पठार भी बोलते हैं। भारत का पूर्वी पठार भी कहते हैं। इसे भारत का क्या कहते हैं? पूर्वी पठार भी कहते हैं। ये इसकी जो ये जो स्थित है, इसमें लोगों पहला देखो बिहार, उड़ीसा,
झारखंड, छत्तीसगढ़, और अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल। यहाँ धातु और अधातु और अधातु और कोयला, धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है और कोयला पाया जाता है। धातु और अधातु कोयला पाया जाता है। आगे लिखो, अधिक धातु और अधातु, मतलब इन तीनों चीजों के ज्यादा पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। कभी कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वो छोटा नागपुर का पठार है। आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है ये, संपन्न नहीं है, मगर औद्योगिक रूप से संपन्न है। औद्योगिक रूप से संपन्न है। आगे कोई क्वेश्चन और है इसमें। स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी दामोदर नदी इसी से संबंधित है। इसी से संबंधित है। अगर इसकी स्थिति को देखा जाए, ये छोटा नागपुर का पठार है। अगला पठार लिखो। अगला कौन सा है? अगला लिखो दक्कन का पठार। दक्कन के पठार कितने भाग आते हैं? दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। अब देखो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। इसमें जो पहला जो भाग है वो है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। दक्कन जो ट्रैप है वो कैसा है? बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं।
काली मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है। हरिश्चंद्र, शतमाला, अजंता, ये तीनों पर्वत श्रेणी इसी का भाग। पर्वत श्रेणी इसी का भाग है। ये तीनों पर्वत श्रेणी इसी का भाग है। दूसरा जो भाग आता है आपका, पहला भाग होगा दक्कन ट्रेप, बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में 3 पर्वत श्रेणी पाई जाती है, हरिश्चंद्र, सतमाला और अजंता। हरिश्चंद्र, सतमाला और अजंता किसमें? दक्कन ट्रेप में। दूसरा जो भाग है इसका, दूसरा जो भाग है वो कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का पठार है। यहाँ एक क्षेत्र पाया जाता है, वो क्षेत्र है कुद्रेमुख। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। और यहां से लोहा कहां के लिए निर्यात किया जाता है? जापान के लिए। कहां के लिए? जापान के लिए। करो कॉपी। अगला पठार देखिए, अगला जो भाग है इसका 3 भागों में, वो है आंध्रा का पठार। ये स्थित है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ये 3 भाग हैं इसके। और इसमें से ज्यादा नहीं आता है आंध्रा वाले में से। आंध्रा कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। अगला पठार है, अगला पठार, ये तो दक्कन के भाग हो गए। अगला पठार है दंडकाण्य का पठार। दंडकाण्य का पठार, इसमें लिखिए, दंडकाण्य के पठार में लिखिए, इसकी स्थिति लिखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, आगे लिखो छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। यहाँ पे क्या है? यहाँ खनिज है। यहाँ खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाती हैं? यहाँ खनिज पाए जाते हैं। यह गरीब क्षेत्र है, इसे गरीब क्षेत्र, इस पठार को गरीब, यह यहाँ पूरी तरह से गरीबी है। और गरीबी के कारण यहाँ खनिजों का खनन पूर्णतः नहीं हो पाता है। खनन नहीं हो पाता है।
खनिजों का खनन पूर्णतः नहीं हो पाता है। तो ये थे आपके भारत के लगभग मुख्य पठार। हाँ, एक लद्दाख पठार के बारे में आ जाए तो लद्दाख पठार की बात आती है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख पठार। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, इसको मैं भी बता रहा हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो वह है लद्दाख। और भारत का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार तो वो है आपका दक्कन का पठार। अब विश्व में देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो ये है आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी, और हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी, इनके क्या है, ये बीच में स्थित है। कुनलुन पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला है पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। पामीर का पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। और ये संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। छत, संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके इंपोर्टेंट पठार हो गए। चलिए, तो आपके पठार हो गए। अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन में लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? बंगाल की खाड़ी में मुख्य कितने द्वीप हैं? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेलुलर जेल कहां पर है? सेलुलर जेल कहां पर है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगला क्वेश्चन है तीसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस द्वीप का नाम परिवर्तित करके रखा गया है? किस द्वीप का नाम परिवर्तित करके रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस? लिखो, सो मत जाइए। अगला लिखो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी किस द्वीप पर है? अरब सागर में, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो, कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू।